नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया। सजा 21 फरवरी को सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के तीसरे चरण और पंजाब में एकमात्र चरण के चुनाव का प्रचार जोरों पर। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीयों, विशेष रूप से विद्यार्थियों को यूक्रेन छोड़ने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल ऊर्जा और संसाधन संस्थान के वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 173 करोड़ 42 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.82% हुई। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला 2 दिन का वैश्विक शिखर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू होगा। ब्रिटेन में सप्ताहांत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंची। पेट्रोल की औसत कीमत 148.02 पेंस और डीजल औसतन 151.57 पेंस प्रति लीटर। और क्वींसटाउन में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 3 विकेट से हराया। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी का सहयोगी है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, केरल से आजाद हिंद फौज के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसे अंग्रेजों ने मात्र 26 वर्ष की आयु में फांसी दी थी, जो मलाया में गुप्तचर एजेंट का प्रशिक्षण लेने के बाद 1942 में भारत आए थे ताकि ब्रिटिश योजना और सेना की गतिविधि की जानकारी ली जा सके। सही उत्तर है वक्कोम अब्दुल खादर। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से सही उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं जम्मू कश्मीर में गांदरबल के शब्बीर अहमद मीर। आदाब, मैं शब्बीर अहमद जिला गांदरबल जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूं। मैं ऑल इंडिया रेडियो समाचार लगातार रेडियो पर सुनता रहता हूं। ये जो ऑल इंडिया रेडियो ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रश्नों की सीरीज चलाई है, ये एक अच्छा कदम है। इससे हमें उन महान हस्तियों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने हमारे देश की आजादी में नुमाया रोल अदा किया है। मुझे आज बेहद खुशी हुई कि आज के इस क्विज में मुझे विनर घोषित किया गया। इसके लिए आकाशवाणी की पूरी समाचार टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। अब अमृत महोत्सव क्विज का 54वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल आईडी amritmahotsavquiz
india@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को करोड़ों रुपए के चारा घोटाले में दोषी ठहराया गया है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार से 1 अरब 39 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू यादव को दोषी पाया। अदालत ने 24 आरोपियों को बरी कर दिया। दोषियों को सजा 21 फरवरी को सुनाई जाएगी। अदालत ने श्री यादव को होटवार जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले से जुड़े वकील अनिल ने बताया, देखिए, लालू जी को अभी दोषी पाया गया है। लालू जी का सजा पर के बिंदु पर अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई 21 तारीख को होना तय हुआ है, जैसा कि न्यायालय से सूचना मिली है। क्योंकि जिनको 3 साल तक की सजा दी गई, उनको सजा देने के बाद उनको जमानत दे दिया गया। अगर लालू जी को 3 साल की सजा दी जाती तो आज ही उन्हें जमानत दे दिया जाता। यानी 3 साल से ऊपर की सजा होनी है, ऐसा लगता है लॉ के अनुसार। इसीलिए उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया, बंद पत्र खंडित करके। अभी जेल जाना पड़ेगा। ये घोटाला झारखंड बनने से पहले लालू यादव के बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। इससे पहले करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 4 मुकदमों में लालू यादव को दोषी ठहराया जा चुका है। झारखंड उच्च न्यायालय ने चाईबासा, देवघर और दुमका खजाने में से धनराशि की अवैध निकासी से संबंधित 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत दी हुई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद प्रमुख प्रचारक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियों में जुटे हैं। घर घर जाकर जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। मणिपुर में भी चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और पार्टी के नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 20 फरवरी को 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इसके साथ ही 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा के लिए एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। राज्य में 1304 उम्मीदवार मैदान में हैं। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 जिलों की 38 सीटों पर 28 फरवरी को मतदान होगा। दूसरे चरण में 10 जिलों की 22 सीटों पर 5 मार्च को मतदान होगा। आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अब निर्दिष्ट खुले स्थानों की क्षमता या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के अधिकतम 50% तक अपनी बैठकें और रैलियां आयोजित करने की अनुमति है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने भारतीयों, विशेषकर छात्रों से कहा है कि यूक्रेन में रहना जरूरी नहीं है तो वे अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ दें। भारतीय नागरिकों को ये भी सलाह दी गई है कि वे यूक्रेन की गैर जरूरी यात्रा न करें और यूक्रेन में भी इधर उधर जाने से बचें। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों से कहा है कि वे यूक्रेन में रहने के स्थान की सूचना दूतावास को दें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। यूक्रेन में भारतीय दूतावास सामान्य रूप से काम कर रहा है और वहां रह रहे भारतीय समुदाय को सभी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा है। उधर रूस और बेलारूस यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र में संयुक्त सेनाभ्यास कर रहे हैं।
इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने कहा है कि यूक्रेन संकट को राजनयिक माध्यम से हल करने की सभी उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन उन्होंने स्थिति को बहुत नाजुक बताया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया। सजा 21 फरवरी को सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के तीसरे चरण और पंजाब में एकमात्र चरण के चुनाव का प्रचार जोरों पर। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय, विशेष रूप से विद्यार्थियों को यूक्रेन छोड़ने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल ऊर्जा और संसाधन संस्थान के वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 173 करोड़ 42 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.82% हुई। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला 2 दिन का वैश्विक शिखर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू होगा। ब्रिटेन में सप्ताहांत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंची। पेट्रोल की औसत कीमत 148.02 पेंस और डीजल औसतन 151.57 पेंस प्रति लीटर। और क्वींसटाउन में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 3 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। ये शिखर सम्मेलन टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है और इस वर्ष का विषय है टुवर्ड्स अ रिजिलिएंट प्लैनेट, सतत और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करना। शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ उत्पादन, ऊर्जा में बदलाव, विश्व की आम समस्याओं और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श होगा। कल से शुरू हुए 3 दिन के शिखर सम्मेलन में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस एबेनाडेर, गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली और संयुक्त राष्ट्र में उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद, अंतर सरकारी संगठनों के कई प्रमुख, मंत्री, कई देशों के दूत और 120 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 173 करोड़ 42 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 44 लाख 68 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर इस समय 97.82% है। कल 82 हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 27 हजार से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। असम सरकार ने आज से कोविड से संबंधित प्रतिबंध हटा लिए हैं। कोविड प्रतिबंध हटाने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है। अस्पतालों को छोड़कर टीका लगाए बिना लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लागू रहेगा। लोगों को टीकाकरण प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज से हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों में कोविड जांच अनिवार्य नहीं होगी। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर 2 दिन का वैश्विक शिखर सम्मेलन आज हैदराबाद में शुरू हो रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए अपनी तरह के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश और विदेश में स्थित संग्रहालय इस अवसर पर भावी पीढ़ी को जानकारी देने के लिए सांस्कृतिक धरोहर की झलक पेश करेंगे। ब्रिटेन में सप्ताहांत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। पेट्रोल की औसत कीमत 148.02 पेंस प्रति लीटर और डीजल का औसत मूल्य 151.57 पेंस प्रति लीटर हो गया। नवंबर 2021 के बाद इन दोनों पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब के प्रवक्ता सिमोन विलियम्स ने रूस और यूक्रेन के बीच बने तनाव के कारण तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। क्वींसटाउन में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया है। भारत ने टॉस जीतकर 6 विकेट पर 270 रन बनाए।
कप्तान मिताली राज ने 81 गेंद में 66 और ऋचा घोष ने 64 गेंद में 65 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 49 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। अमेलिया केर ने शानदार 119 रन का योगदान दिया। 5 मैचों की श्रृंखला में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है। तीसरा मैच 18 फरवरी को खेला जाएगा। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने चुनाव आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय को शामिल किए जाने की मांग की है। परिषद के महासचिव अधिवक्ता राणा दास गुप्ता ने कल ढाका में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के कम से कम 12% मतदाता धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अब जानी मानी कवयित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान को आकाशवाणी की ओर से श्रद्धांजलि। 16 अगस्त 1904 को नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निहालपुर गांव में ठाकुर रामनाथ सिंह के यहाँ सुभद्रा का जन्म हुआ। शब्दों से खेलने की अभिरुचि बाल्यावस्था में ही सामने आ गई थी। उनकी 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, किंतु झांसी की रानी कविता ने उन्हें बच्चे बच्चे का कंठहार बना दिया। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता संग्राम ही जिनका मुख्य स्वर रहा हो, उनकी कलम ने पूछा ही नहीं बताया भी वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। जब जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने खून की होली खेली तो सुभद्रा के शब्द नम होकर भीतर तक पसीज गए। ये विडंबना ही है कि वीरता की बसंती कविताएं रचने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान मात्र 44 वर्ष की उम्र में 15 फरवरी 1948 को बसंत में ही अनंत यात्रा पर निकल पड़ी। शब्दों से स्वाधीनता का अलख जगाने वाली शब्द सम्राज्ञी सुभद्रा कुमारी चौहान को कोटि कोटि सादर नमन। और अब प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शायर की जिनकी शायरी ऐसी आसान उर्दू में कही गई है कि हर सुनने वाला उसे अपने दिल की जुबान समझता है। हम जिक्र कर रहे हैं उस हर दिल अजीज शायर का जिसने कहा था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र का पूरा नाम सैयद मोहम्मद बशीर है। 15 फरवरी 1936 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्मे बशीर बद्र ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से MA और PhD की। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 7 साल की उम्र में ही शेर कहना शुरू कर दिया था। यूं तो बशीर बद्र को मोहब्बत का शायर माना जाता है, लेकिन जिंदगी की सच्चाई को बेपर्दा करने में भी वे कभी पीछे नहीं रहे। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। सांप्रदायिक दंगों की वजह से आम आदमी को होने वाले दर्द को बयां करते हुए बशीर बद्र ने कहा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। उनकी गजलों का एक संग्रह हिंदी में और 7 उर्दू में प्रकाशित हो चुके हैं। उर्दू शायरी में उनके योगदान को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार की उर्दू अकादमियों ने उन्हें कई बार सम्मानित किया। जीवन की सच्चाई को इतनी ईमानदारी और सादगी से स्वीकार करने वाले शायर बहुत कम होते हैं, लेकिन सफर तो आखिर सफर ही होता है। जिंदगी की इसी सच्चाई को बशीर बद्र की जुबान में कहा जाए तो कुछ यूं कहा जाएगा, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। आज की अपराजिता कड़ी समर्पित है स्वतंत्रता सेनानी और कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। गृहस्थर घर हुआ की बासेने कुआ शिशु है नती हुआ। आज की कड़ी में हम असम के स्वतंत्रता सेनानी नबीन बरदोलाई को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 फरवरी 1875 को असम के कामरूप जिले में हुआ था। वे 1920 से 1922 के दौरान असम में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों और जीवन शैली के जरिए खादी के उपयोग और अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में असम को शामिल कराने के उद्देश्य के साथ बरदोलाई असम एसोसिएशन में शामिल हुए और 1919 में इंग्लैंड गए। उनकी ये यात्रा सफल रही और असम को नई प्रशासनिक योजना में शामिल किया गया। 1920 में वे नागपुर अधिवेशन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। बरदोलाई ने असम में कांग्रेस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और असहयोग आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान और 1930 के दशक में बरदोलाई को जेल भी जाना पड़ा तथा अंग्रेजों का कठोर बर्ताव सहना पड़ा। बरदोलाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। वे 1926 में कांग्रेस के पांडु अधिवेशन की स्वागत समिति के महासचिव थे। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के अलावा बरदोलाई प्रसिद्ध लेखक और अनुवादक भी थे। उनके ज्यादातर लेखन में देशभक्ति की भावना को प्रमुखता दी गई है। बरदोलाई के समर्पण, दृढ़ता और कड़ी मेहनत ने उन्हें कर्मवीर के रूप में लोकप्रिय बनाया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। कत सेनानीर मृत्यु होलो, कत जीवन यौवन गलो, সেই মৃত্যু অপরাজেয়, সেই মৃত্যু চিরবরণীয়। हम स्वतंत्रता सेनानी जाहनूर अली को याद करते हैं। 15 फरवरी 1922 को असम की सूरमा घाटी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जाहनूर अली भावी राजनीतिक कार्रवाई पर चर्चा के लिए लगभग 300 लोगों के साथ सिलहट के कनई घाट में एकत्र हुए। हालांकि इस बैठक के लिए स्थानीय पुलिस की अनुमति ली गई थी, फिर भी ब्रिटिश अधिकारियों ने अचानक इन लोगों को 7 मिनट के भीतर प्रांगण खाली करने का आदेश दे दिया। निर्दोष लोगों की बात सुने बिना ही पुलिस ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी और गोली लगने से जाहनूर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। हम सत्याग्रही सिद्धेश्वर राजहंस को भी याद करते हैं, जो 15 फरवरी 1932 को शहीद हुए थे। राजहंस बिहार के मुंगेर जिले के थे।
और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। मुंगेर की कांग्रेस कमेटी ने 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस के रूप में घोषित किया था। राजहंस उस भीड़ में शामिल हो गए जो तारापुर थाने पर झंडा फहराने के उद्देश्य से इकट्ठा हुई थी। पुलिस ने पहले भीड़ को वहां से हटने की चेतावनी दी और फिर उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसमें राजहंस गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम गांधीवादी और प्रसिद्ध कलाकार कलपति गणपति सुब्रमण्यन को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 15 फरवरी 1924 को केरल के कुथुपरम्बा में हुआ था। वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे और अपनी गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में सरकारी महाविद्यालयों में उनकी नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद सुब्रमण्यन विविध कला कार्यों, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति कला, खिलौने और बच्चों की पुस्तकें लिखने में व्यस्त हो गए। इस महान भारतीय को आकाशवाणी का नमन। हम दिल्ली के 2 निवासियों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। ये हैं आमिर अली और शेख मुराद खान। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 15 फरवरी 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। हम इन महान शहीदों को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कल से अक्षय ऊर्जा पर 3 दिवसीय कार्यक्रम न्यू फ्रंटियर्स का आयोजन कर रहा है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इन महानगरों में तापमान 12 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, गिलगित, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से इम्फाल, कोहिमा, गंगटोक और ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। शिलंग, आइजोल और अगरतला में आमतौर पर आसमान साफ रहने के आसार हैं। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया। सजा 21 फरवरी को सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के तीसरे चरण और पंजाब में एकमात्र चरण के चुनाव का प्रचार जोरों पर। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीयों, विशेष रूप से विद्यार्थियों को यूक्रेन छोड़ने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल ऊर्जा और संसाधन संस्थान के वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 173 करोड़ 42 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.82% हुई। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला 2 दिन का वैश्विक शिखर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू होगा।
ब्रिटेन में सप्ताहांत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंची और क्वींसटाउन में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 3 विकेट से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।